एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एड्स है। ये क्लास 12 का टॉपिक है, बायोलॉजी क्लास 12, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में ये टॉपिक आता है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर बात की जाए एड्स के फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये फुल फॉर्म अपने आप में जो है इस डिजीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है। एक्वायर्ड इम्यूनो, दैट मीन्स कि ये आफ्टर बर्थ एक्वायर किया गया है अपने फिजिकल एनवायरमेंट से, इसको जो है वो थ्रू डिफरेंट मीन्स लिया गया है। दैट मीन्स कि ये डिजीज कॉन्जेनाइटल नहीं है, दिस इज नॉट एन कॉन्जेनाइटल डिजीज। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होता है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। सो लेट मी टेल यू, कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है समथिंग बाय बर्थ, जो जन्म से ही आपके साथ हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो कैरेक्टर्स, जो जीन्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो बाय बर्थ हमारे साथ होते हैं, तो उनकी वजह से जो कैरेक्टर्स आते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, तो दे आर कॉन्जेनाइटल। तो कॉन्जेनाइटल डिजीज, हम उस डिजीज को कहते हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ होता है। बट एड्स इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिजीज, दिस इज एन एक्वायर्ड डिजीज, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सो बहुत सारे सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंड्रोम। सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिस्टम्स। सो फुल फॉर्म हुआ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1981 में पहली बार इस डिजीज को जो है वो डायग्नोस किया गया था। एंड टिल देन, अभी तक जो है, उस समय से लेकर अभी तक लगभग 25 मिलियन लोगों की जो है जान इस खतरनाक बीमारी ने ले ली है। एक बहुत ही सीरियस बीमारी है ये, इसीलिए इसके बारे में जानना और सही इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बात अगर की जाए कि ये जो बीमारी है वो फैलती किससे है, तो ये फैलती है HIV वायरस से। HIV का फुल फॉर्म अगेन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एक रेट्रोवायरस ग्रुप का है, रेट्रोवायरस फैमिली का ग्रुप का है। अब ये वायरस जो होते हैं, वायरसेस बेसिकली क्या होते हैं, तो वायरसेस के पास ज्यादा कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, आपको पता ही है। दे जस्ट हैव अ प्रोटीन कोड और अंदर उनका एक RNA होता है विच इज एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनके पास RNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं, ये जो है अटैक करते हैं और ये क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरह के जो है नुकसान पहुंचाते हैं हमारी बॉडी में। सो जस्ट इमेजिन कि ये स्क्वायर है, ये एक एनिमल सेल है, ये हमारे बॉडी का एक सेल है। दिस इज सर्कुलर HIV वायरस। ये HIV वायरस, इसमें अगर ध्यान से देख रहे हैं तो बाहर एक लेयर है विच इज अ प्रोटीन कोट, वायरल प्रोटीन कोट, और अंदर है आपका वायरल RNA कोर, इट इज अ RNA। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये RNA जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है। मैक्रोफेजेस सेल्स, ये किस सेल पे अटैक करता है, तो मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज क्या होते हैं, अगर आपको पता होगा तो वो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में जो क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग या बैक्टीरिया, फंगाई, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करके खा के पचा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एज सुन एज ये हमारा RNA जो वायरस है, HIV वायरस, ये घुसता है हमारे एनिमल सेल के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर, वहां पे क्या करता है, वहां पे इसका जो प्रोटीन लेयर है वो बाहर ही डिसॉल्व हो जाती है, बस अंदर जो है इसका ये वायरल RNA जो है आ जाता है। अब RNA जो है इसके पास, इस वायरस के पास एक और एंजाइम यहाँ पे होता है, और उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और अगर आपको याद होगा तो इस एंजाइम का काम क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करना। तो DNA से RNA, ये हमने चैप्टर 6 में ही पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो मैं जरूर अपने चैनल पे पढ़ा दूंगी। DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। बेसिकली नॉर्मल सेल्स में DNA से RNA बनता है और उसके लिए जो है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी किसी सेल्स में, फॉर एग्जाम्पल ये वहां पे जो होने वाला है, RNA से DNA बनता है। RNA को अपनी कॉपी बनाने के लिए, क्योंकि ये एक एनिमल सेल है, हमारा सेल है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ DNA मल्टीप्लाई होगा, RNA मल्टीप्लाई नहीं होगा। और इस वायरस को अपनी बहुत सारी कॉपीज बनानी होती है। इस वजह से ये क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से RNA को, अपने RNA को DNA स्ट्रैंड में बदल देता है, और फिर उस DNA स्ट्रैंड को जो है वो हमारे सेल के न्यूक्लियस में जाता है। जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा ओरिजिनल DNA है, उस DNA के साथ जाके ये जुड़ जाता है एक, और उसी DNA में ये जाके ऐड हो जाता है। हमारे बीच में जो DNA होता है, जो DNA हमारा एनिमल सेल का, हमारा ओरिजिनल सेल का DNA है, उसमें जाके ये जुड़ जाता है। और अब जैसे जैसे हमारा DNA मल्टीप्लाई करेगा, ये RNA वायरस भी जो है मल्टीप्लाई करता जाएगा और अपनी बहुत सारी
कॉपीज को वो बना लेगा। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस के अंदर इसकी कॉपी बनती है। फर्स्ट ये मैक्रोफेज सेल पे अटैक करता है, उसके सेल के स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाता है, उसके बाद उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से आरएनए डीएनए बदल जाता है, फिर वो डीएनए हमारे न्यूक्लियस पर जुड़ जाता है और बहुत सारी कॉपीज बनाता है, फिर बहुत सारे वायरसेस को प्रोड्यूस करता है और बहुत ज्यादा नंबर में हो जाता है। अगेन अब ये काम होने में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं लगता है, ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। 6 महीने साल भर से लेकर 5 से 10 साल लग जाते हैं कभी कभी इस पूरे काम को होने में। तो सिम्टम्स जो है जनरली आपको एड्स वगैरह के तब दिखते हैं जब 100% पूरा जो है पूरे बॉडी में जो है वो इनका जब राज शुरू हो जाता है तब जाके इनको इनके बारे में हमें पता चल पाता है। ठीक है, अब ये करते क्या है, अभी डिवाइड होकर नंबर में अपनी जब बढ़ जाते हैं तब ये क्या करते हैं, देन ये जो इनके नंबर्स बढ़ गए, तो ग्रुप ऑफ आरएनए ये जो इनके नंबर्स बढ़ गए, अब ये क्या करेंगे, तो अब ये हमारे हेल्पर टी सेल्स पे जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करेंगे, विच आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। वही हेल्पर टी सेल्स जो है जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस कुछ भी बाहर से आता है फॉरेन पार्टिकल तो उससे फाइट करते हैं। ठीक है, उन्हें जो है ये धीरे धीरे उनके अंदर घुसते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे ये जो है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका नाम है, तो इम्यून सिस्टम को ये हमला करते हैं, अटैक करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा वीक कर देते हैं। ठीक है, हद से ज्यादा वीक कर देते हैं। अब क्या होता है, अब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया, तो अब इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो गया तो अब कोई भी जो है बैक्टीरिया वायरस जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करेगा, जिससे पहले हम फाइट कर पा रहे, जिससे हमारा पहले जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर पाता था, अब हम उसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स है ही नहीं उनसे फाइट करने के लिए बॉडी में। तो अब छोटी से छोटी इन्फेक्शन भी जो है वो डिजीज का रूप ले लेती है और वो धीरे धीरे फिर और हमें वीक करती है, हमारे बॉडी को इंटरनली और ज्यादा वीक करते चली जाती है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शंस जो है एचआईवी पर्सन को हो जाते हैं, द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, और इस तरह से धीरे 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 करके वो जो है तड़प तड़प के मर जाता है। अगर आपको ये पूरा सिस्टम समझना है कि कैसे क्या होता है तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि ये करता क्या है। तो देखो इस तरह से समझो कि फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, वो हमारा कंट्री है, हमारा इंडिया है। ठीक है, एंड ये आरएनए इज अ टेररिस्ट। ठीक है, अब ये टेररिस्ट क्या करता है, ये टेररिस्ट बॉडी में घुसता है। ठीक है, और बाकी टेररिस्ट की तरह बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह नहीं करता है, मतलब बाकी जो बीमारियां हैं, कोई आती है तो कुछ बीमारी होती है तो उसके कुछ लक्षण दिखते हैं पर्टिकुलर एक चीज, ऐसा कुछ नहीं करता है। ये टेररिस्ट ने क्या किया, धीरे 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 जो है ये एक घुसेगा, उसके बाद बहुत सारे नंबर्स में अपने आप को धीरे 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 मल्टीप्लाई करेगा। हमारे सेल के अंदर ही, हमारे कंट्री के अंदर ही टेररिस्ट जो है ज्यादा होंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे चुन चुन के हमारे जो सोल्जर्स हैं, कंट्री के सारे सोल्जर्स को, आम आदमी को कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सेल्स को कुछ नहीं करते हैं ये, है ना, सारे सोल्जर्स को धीरे धीरे मार देंगे। एक बार हमारे कंट्री के सारे सोल्जर्स मर गए, देन हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली वीक हो गई। अब एक पुद्दू सा कुछ भी एक वो श्रीलंका चाहेगा तो हमारे पर अटैक कर देगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रही, छोटा सा भी कंट्री, कोई भी एक छोटी सी कंट्री चाहेगी तो वो हमारे पर अटैक कर देगी और हमारे पास सोल्जर्स ही नहीं है उनका मुकाबला करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम वीक हो जाएंगे। तो यहाँ से भी अटैक, वहां से भी अटैक, और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो कंट्री है वो कोलैप्स कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह ये भी करता है। ये क्या करता है, ये हमारे सोल्जर्स को, बॉडी के सोल्जर्स हेल्पर टी सेल्स को जाके मार देता है, पहले मल्टीप्लाई करता है, मैक्रोफेज सेल में जाके ये अपने नंबर को बढ़ाता है उसके रेप्लिकेशन मेथड में घुस के, और उसके बाद फिर हेल्पर टी सेल्स को अटैक करके हमारे इम्यून सिस्टम को जो है वो बहुत ज्यादा वीक कर देता है। सो ये तो हुआ कि ये काम कैसे करता है एड्स वायरस। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी की ही फिगर है, इसलिए मैंने इस फिगर को यहाँ पे बनाया और इसी के थ्रू आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। ठीक है, अब आया कि अब आप इस चीज से बच कैसे सकते हैं। पहले बात करते हैं इलाज की। तो इलाज जो है बेसिकली अभी तक इस रेट्रोवायरस को मारने के लिए कोई दमदार दवा जो है अभी तक नहीं बनी है ना। बस हम जो है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में कर सकते हैं, इस रेट्रोवायरस को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे जो है वो पेशेंट की लाइफ कुछ साल बढ़ सकती है, बट कभी भी मौत आ सकती है। तो प्रिकॉशन इज बेस्ट, क्योर से बेटर है प्रिकॉशन, क्योंकि कोई फाइनल क्योर इसका है ही नहीं। अब इस टेस्ट को करने के लिए, इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है एलाइसा। ठीक है, इस टेस्ट का नाम है एलाइसा। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे।
एलाइसा इसका जो है फुल फॉर्म है इस टेस्ट को। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए, उसी तरह से एलाइजा टेस्ट होता है एड्स की बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए। अब मैंने बताया कि इसकी कोई भी इलाज है नहीं, है ना, कोई भी मतलब सही तरीके से, जैसे आजकल कोविड चला हुआ है, कोविड का कोई एक पर्टिकुलर अब शायद निकल गया है, कोई मेडिसिन कुछ निकली है, रेमडेसिविर एंड ऑल दैट, है ना, बट वो उतनी इफेक्टिव है या नहीं, अभी भी 100% इफेक्टिव जो है मेडिसिन नहीं निकली है। सेम हाल इसका भी है, बिकॉज दीज आर आरएनए वायरसेस, और ये आरएनए मतलब होते हैं, इनमें इनका जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज आरएनए, एंड दैट टू आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होने की वजह से ये म्यूटेट बहुत फास्ट रेट पे करते हैं, दे म्यूटेट एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट, है ना, और जिस वजह से ये हर बार अपने शेप साइज को बदल लेते हैं, जिसकी वजह से अभी तक इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बनी नहीं है। सो प्रिवेंशन इज बेटर। अब ये फैलता कैसे कैसे, हम प्रिवेंट कब कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि ये बीमारी किस किस वजह से होती है, उस वजह को अगर हम रोक लेंगे तो हमें एड्स वायरस, एड्स जो डिजीज है वो नहीं होगी। तो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट ये होता है किसी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, और अगर उसने किसी के साथ जो है विदाउट यूजिंग एनी बैरियर मेथड्स अगर कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया तो उसके पार्टनर को भी एड्स हो सकता है। द नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की हेल्प से, वजह से, सॉरी, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है, कभी कभी हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसको किसी ऐसे बंदे ने ब्लड डोनेट किया जो ऑलरेडी विच इज हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो उसका जो है वायरस उसके बॉडी में भी ब्लड में चला गया थ्रू ब्लड, और वो उसको भी जो है वो हो गया। कभी कभी जो है कुछ पर्सन्स होते हैं जिनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, एनेमिक पर्सन्स होते हैं, है ना, तो उनमें भी अगर मान लो बाई चांस किसी गलती से भी कोई एड्स वाला ब्लड उनके अंदर आ गया तो उस वजह से भी उनको हो सकता है। द नेक्स्ट, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं ना, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, जिन्हें मैं बोलूँ, जो ड्रग्स लेने के लिए इंट्रावेनस इंजेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, वेन्स में जो इंजेक्शंस दी जाती है उनका इस्तेमाल करते हैं, और वो कभी कभी क्या करते हैं, आपस में इंजेक्शंस को शेयर भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो है अगर किसी एक पर्सन को एड्स होगा तो वो दूसरे पर्सन को जो है उस इंजेक्शंस के थ्रू फैल सकता है। द लास्ट, मदर से, अगर इन्फेक्टेड मदर है, मदर को अगर एड्स है तो उसके बेबी को भी हो सकता है, अगर डायग्नोस टाइम पे नहीं किया गया तो। मदर से बेबी को ना हो, इससे बचाया जा सकता है, इसके लिए जो है बहुत सारे मतलब मेथड्स हैं, दवाइयां निकल चुकी हैं। सो इट्स बेटर, आजकल वैसे भी किया जाता है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनका जो है एलाइजा टेस्ट भी एक बार कर लिया जाता है, इन केस अगर उन्हें एड्स है तो उनके बेबी को जो है एड्स ना हो, इससे बचाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमें करना क्या है, तो बेसिकली ये चीज फिजिकल कांटेक्ट से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, छूने से, एक साथ खाना खाने से जो है एड्स बिल्कुल नहीं फैलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी फैमिली, किसी की फैमिली में, भगवान ना करे, बट अगर किसी को एड्स हो रहा है तो आप उसे बिल्कुल ही बाइकआउट कर दे, जैसे हमने कोविड में कर दिया है। एकदम क्वारंटीन आप नहीं करना चाहिए, उसका कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ लिक्विड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बॉडी फ्लूइड के थ्रू ही फैलती है। तो अगर ब्लड, जब भी आप किसी को ब्लड डोनेट करें, आप तो अपना हेल्थ टेस्ट करवाएंगे, बट अगर आपको किसी की ब्लड की जरूरत है, आप किसी से ब्लड ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो हमेशा जो है वो ब्लड जो टेस्ट है वो होना चाहिए अच्छे तरीके से, उसका एलाइजा वगैरह टेस्ट करवा के ही आपको जो है अपना ब्लड भी डोनेट करना चाहिए, किसी से ब्लड लेना भी चाहिए। अगेन, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को हमें अवॉइड करना चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट रीजन इन इंडिया, एड्स फैलने का सबसे बड़ा रीजन एक ये है, और दूसरा ये ड्रग्स वाले हैं, ड्रग्स जो नीडल्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं आपस में, उसकी वजह से होता है। सो इंजेक्शंस वगैरह भी, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी इवन इफ आप जाते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए इस चीज़ का कि आपको यूज्ड नीडल से जो है वो इंजेक्शन ना दिया जाए, न्यू स्टेरलाइज्ड इंजेक्शन ही आपके लिए जो है नीडल यूज किया जाए, आपको कोई किसी तरह के इंजेक्शंस को देने के लिए, और उसके बाद उसको जो है डॉक्टर डिस्कार्ड करे, इससे भी फैल जाता है, कभी कभी हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से भी फैलता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज कि जो ड्रग्स होते हैं, जो एडिक्ट्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो आपस में नीडल को शेयर ना करें। द नेक्स्ट, इफ द इन्फेक्टेड मदर इज, वो उसे पता है कि उसे एड्स है, तो उसे इस चीज़ को अपने डॉक्टर से शेयर करना चाहिए, ताकि उसके बेबी को जो है एड्स से हम बचा सकते हैं। सो गाइज, दिस वॉज ऑल, ये कुछ था आपके प्रिवेंटिव मेजर्स, एड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो यूजफुल थी। आई थिंक मेडिकल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इधर बोर्ड या फिर मेडिकल नीट के लिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे भी जो है दिस इज अ सोशल टॉपिक, ऐसे भी लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो है वो सही स्टेप्स उठा पाए और अपने आप को इतनी खतरनाक बीमारी से बचा पाए। तो इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।